नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के इस संस्करण में। और आज हम महाराष्ट्र की उथल-पुथल पर, उठा-पटक पर बात करने जा रहे हैं प्रदीप सिंह जी से, जो जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। नमस्कार प्रदीप जी, और आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पर एक बार पुनः। तो मेरा आरंभिक प्रश्न आपसे ये है कि जो ये महाराष्ट्र की उथल-पुथल चल रही है, जो शिवसेना से छोड़कर जो बागी गुट गया है, वो ये कह रहा है कि उद्धव ने हिंदुत्व का साथ छोड़ दिया, इसलिए हम उद्धव जी का साथ छोड़ रहे हैं। कारण यही है या पर्दे के पीछे कुछ और है? नहीं, देखिए, मुख्य कारण तो यही है, उसके अलावा भी कारण। मुख्य कारण जब मैं ये कह रहा हूं तो जो शिवसैनिक है, बाला साहब ठाकरे के समय से उसने एक ही चीज जानी है, हिंदुत्व। और उसको उसको समझ में आता है कि बीजेपी और शिवसेना का जो हिंदुत्व है वो दोनों को जोड़ता है। तो उसका जो कैडर है, उसके जो समर्थक हैं, उन सब में ये बात है। और दूसरी बात यह है कि हिंदुत्व का मुद्दा इसलिए भी प्रमुख बन गया, अगर शिवसेना किन्हीं इंडिपेंडेंस को लेकर या छोटी मोटी पार्टियों को लेकर सरकार बना लेती तो ये मुद्दा न बनता। शिवसेना ने और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी को लेकर सरकार बनाई। उनकी समस्या ये है कि जीवन भर जो भी शिवसैनिक है वो 1966 से लेकर आज तक जो उस पीढ़ी के थे, उसके बाद की पीढ़ी के हैं, उनकी उनकी नजर में एनसीपी और कांग्रेस उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, विरोधी है, दुश्मन है, जो भी कहना चाहे। उनके साथ होना, ये उद्धव ठाकरे को अगर ये करना था, अगर उन्होंने तय किया कि वो कोर्स करेक्शन करने जा रहे हैं, वो अपनी विचारधारा में बदलाव करने जा रहे हैं, वो हिंदुत्व के साथ जिस तरह से जुड़े हुए थे बाला साहब ठाकरे उस तरह से नहीं जुड़ना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन उसके लिए उन्होंने कैडर को तैयार नहीं किया। पहले नहीं किया, कोई बात नहीं, सत्ता में आने के बाद भी नहीं किया। अचानक अगर आप जो है पाल घर में साधुओं की हत्या हो जाए और उस पर आपको कोई असर ना हो, देश से 370 अनुच्छेद 370 कश्मीर से और 35 से हट जाए और आप उसकी आलोचना करें, आप अचानक जो है गांधी परिवार की प्रशंसा करने लगे, तो ये जो घुट्टी पिलाई गई थी शिवसैनिक को, ये सब उसके विरोध में था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी पार्टी का नेता कर क्या रहा। दूसरी जो समस्या हुई कि वो ये सरकार भले ही बनी है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, लेकिन इस सरकार का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के पास है। शरद पवार इस सरकार को चला रहे हैं। तो एनसीपी और कांग्रेस के पास जो मंत्रालय है, उनके विभागों को बजट का 80 से 90% अलॉटमेंट हो रहा है। शिवसेना के पास, मंत्रियों के पास जो विभाग थे वो 10, 15, 20% में सिमट गए। तो उनके विधायकों के काम नहीं हो रहे, उनके कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे। विधायक के लिए ये इससे बड़ी महत्वपूर्ण चीज कोई होती नहीं। एक बार शायद वो विचारधारा छोड़ दे, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर वो नर्स नहीं कर पा रहा है तो फिर उसके लिए पॉलिटिकली सरवाइव करना ही कठिन। ये बात उद्धव ठाकरे को लगातार समझाई जा रही थी कि देखिए, हम जब जाते हैं जमीन पर, लोगों के बीच में मिलने जाते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई आप हमसे वोट मांगने आए थे, तब आपने कहा था कि युति की सरकार बनवाइए, बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनवाइए। हमने आपको वोट दिया, हमने आपको मेजोरिटी दी, उसके बाद आपने क्या किया, क्यों तोड़ दिया? उसका कोई तो कारण हो। सिर्फ एक कारण नजर आता है, वो ये कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं थी, शरद पवार और कांग्रेस तैयार हो गई। तो इसमें उद्धव ठाकरे के लिए कहीं विचारधारा का तो कोई मुद्दा था नहीं। लेकिन जो बाकी कैडर है, विधायक से लेकर जो संगठन में जिला पदाधिकारी है, ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी है, और नीचे जो उनका होल टाइमर है या इस तरह के कार्यकर्ता जो लंबे समय से पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और ये हमको कहां लेकर जाए। तो शिवसेना जो थी, उसका जो मूल स्वरूप था, उसका व्यवहार उसके ठीक उल्टा होने लगा। तो ये तो होना था, और उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आया। उनको लगा कि हम मुख्यमंत्री बन गए, सरकार बन गई, बस सब ठीक हो जाएगा। तो लगातार उनको समझाया जाता रहा, कहा जाता रहा। जब ये लगा कि कुछ नहीं होने वाला है, और विधायकों को खास तौर से लगने लगा
कि अगर इस सरकार में बने रहे तो अगला चुनाव तो नहीं जीतने वाले। उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। जी, बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि उद्धव जहाँ पर उनसे ये कहा जा रहा था कि तुम थोड़ा-सा झुको, वहाँ पे वो पूरी तरह से रेंगने के लिए तैयार थे। बिल्कुल। अभी मैं एक वीडियो किसी ने भेजा, मैं सुन रहा था, मराठी में है वो, और उसमें वो औरंगज़ेब के बारे में कह रहे थे कि वो तो इस देश का सपूत था, तो उसके प्रति यदि हम द्वेष रखते हैं तो फिर वो हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व में उनके औरंगज़ेब भी सम्मिलित था, और महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में ये कहना कितनी बड़ी मूर्खता है, ये समझा जा सकता है। जी। तो भाई सवाल ये है कि औरंगजेब की जब आप बात करेंगे तो फिर आपको शिवाजी को छोड़ना पड़ेगा। आप जब इस तरह के हिंदुत्व की बात करेंगे जिसमें औरंगजेब भी है तो आपको सावरकर को छोड़ना पड़ेगा। तो अगर उद्धव ठाकरे ये कहे कि हम शिवाजी को छोड़ रहे हैं, हम सावरकर को छोड़ रहे हैं, तब तो बात समझ में आती है कि आप फिर औरंगजेब की बात कीजिए। क्योंकि जो लोग शिवाजी को नहीं मानते, सावरकर को नहीं मानते, उन्होंने औरंगजेब को अपना लिया है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। जो लोग इस ख्याल के हैं वो एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन करते हैं, उनको वोट देते हैं। लेकिन आपको जो वोट देते हैं वो इस सोच के लिए नहीं वोट देते। उनके लिए शिवाजी से कोई समझौता नहीं, शिवाजी के नाम उनके लिए सावरकर से कोई समझौता नहीं है। वो औरंगजेब को कभी भी अपना नहीं सकते। अगर जो कोई भी 5% भी शिवाजी के बारे में जानता है, छत्रपति शिवाजी के बारे में जानता है, वो औरंगजेब को पसंद कर सकता है। इसकी कल्पना ही जो है वो बिल्कुल निराधार और गलत है। तो उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आया कि वो जिस जमीन पर खड़े हैं, उस जमीन पर खड़े होकर वो बोल क्या रहे हैं। उनको उनको इसका मतलब है कि उनका आइडियोलॉजी से कोई लगाव नहीं था। उनको पिता की विरासत में पार्टी मिल गई, और पार्टी मिली उसके बाद सरकार बनाने की स्थिति आ गई। तो उनको लगा कि अब मैं जो कुछ करूंगा वो सब सही होगा, मैं जो कहूंगा उसी के अनुसार शिव सैनिक चलेंगे। क्योंकि जैसे बाला साहब जो कहते थे उसी के अनुसार शिव सैनिक चलते थे। लेकिन वो एक मूलभूत बात भूल गए, एक बेसिक बात भूल गए कि बाला साहब ने अपने पूरे जीवन में इस बात का ध्यान रखा कि उनके शिव सैनिकों के जो जो वैचारिक आधार है और जो पॉलिटिकल उनका उनका जो कामकाज है, उसमें एक सिंक्रोनाइजेशन, कभी कंट्रडिक्शन ना दिखे। बाला साहब ये नहीं कह सकते कि औरंगजेब इस देश का सपूत है, किसी भी हालत में नहीं कह सकते। लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, तो अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं तो वो बताएं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या उन्होंने बाला साहब की लिगेसी को छोड़ दिया है? क्या उनकी विचारधारा को छोड़ दिया है? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये सवाल पूछने के लिए उद्धव ठाकरे तक कोई पहुंच नहीं सकता। उनके इर्द गिर्द एक कोठरी हो गई है जो तय करती है कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। सीनियर लीडर्स, एमएलए, उनकी एक्सेस बंद हो गई, उनसे उन्होंने मिलना जुलना बंद कर दिया। अब आप देखिए एक उनकी मानसिक बौनेपन का उदाहरण कहूंगा, पता नहीं शब्द इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, लेकिन मानसिक बौनेपन का उदाहरण है जब उन्होंने जो फेसबुक लाइव किया, शायद उसी में कहा था या उसके बाद वाला जो लाइव किया उसमें कहा कि एक नाथ शिंदे का जिक्र करते हुए कि उसका बेटा सांसद बन गया तो मेरे बेटे को कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये पार्टी का सर्वोच्च नेता, उसकी भाषा नहीं हो सकती है, उसकी सोच नहीं हो सकती है। इसका मतलब है आपको अपने बेटे से आगे, परिवार से आगे कुछ दिखता ही नहीं है। आप विचारधारा की बात ही नहीं कर रहे। आप ये बता ही नहीं रहे हैं कि आप शिवसेना, आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ गए तो आपने अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज किया कि नहीं किया। आपके विधायक अयोध्या जाना चाहते हैं राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने, आप उनको एयरपोर्ट से वापस बुलवा लेते, और उसके बाद अगर आप ये दावा करेंगे कि हम हिंदुत्व के साथ हैं और हमने वो आइडियोलॉजी छोड़ी नहीं है, तो कौन मानेगा। जब आपके शिव सैनिक जो बरसों से आपके कहने पर लड़ने मरने काटने को तैयार है, वो ये पचा नहीं पा रहे हैं, वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए। पहला उन्होंने जो फेसबुक लाइव किया
उसके बाद 7 और विधायक चले गए, ये असर हुआ। तो ये उनको समझ में आना चाहिए कि पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है। वो हवा में लटक रहे हैं और शरद पवार और कांग्रेस उनको थामे हुए है। जिस दिन वो छोड़ेंगे, मुँह के बल गिरेंगे वो। और वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। मतलब उसमें ये नहीं सवाल है कि ऐसा होगा कि नहीं, सवाल सिर्फ इतना है कि कब होगा। एक और भी जो बात स्पष्ट दिखाई पड़ रही है कि ये जो उन्होंने अपने शिव सैनिकों के साथ में एक संवादहीनता रखी और पार्टी को एक तरह से अपनी विरासत मान के कि ये पार्टी अपनी बपौती है और मैं जो कहूँगा ये सारे मेरे गुलाम हैं और ये उस हिसाब से काम करेंगे, ये तो था ही। उसके साथ में एक प्रशासनिक अक्षमता का जो एक विराट परिचय उन्होंने दिया, जिसके कारण उनके कम से कम 2 मंत्री इस समय जेल में हैं और उनके असंख्य कार्यकर्ता जो हैं, वे केंद्रीय जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, उनकी हीट झेल रहे हैं, उनका ताप झेल रहे हैं और तरह-तरह के जो उन्होंने कंट्रोवर्सीज़ खड़े किए और उसके साथ में भी एक अहंकार की एक भावना रखी, ठोकशाही जिसको वो कहते हैं कि हम ठोकशाही से चलते हैं। उसी का उदाहरण आज संजय राउत भी दे रहे थे कि इन 40 की तो जो है वो सीधे मुर्दा घर में लाशें आएँगी। ये उन्होंने आज वक्तव्य दिया था। तो ये क्या करेला और नीम चढ़ा वाली बात हो गई? हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप एक बात तो ये समझने की है कि शिवसेना जिस सरकार का नेतृत्व कर रही है, उसके ऑफ़िशियल स्पोक्समैन नवाब मलिक बन जाए। इससे बड़ी विडंबना क्या हो? दाऊद इब्राहिम का आदमी, वो शिवसेना की सरकार का चीफ स्पोक्समैन बन जाए, उसका सरकार का चेहरा बन जाए। आज जेल में है। कुछ बोला उद्धव ठाकरे ने उस पर? दूसरी बात, जिस तरह से वो काम कर रहे थे, जो आपने कहा ना प्रशासनिक अक्षमता, असल में उनको ये जो लेफ्ट लिबरल बिरादरी का साथ मिला, उसने उनको एक तरह के भ्रमजाल में फँसाया, जिसमें वो स्वेच्छा से फँसते गए। प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, प्रशंसा किसे बुरी लगती है? और लेकिन जब प्रशंसक आपको सच्चाई देखने ही ना दें, तब आपका पतन होना निश्चित हो जाता है, जो उद्धव ठाकरे के साथ हो रहा है। देश भर का जो लेफ्ट लिबरल मीडिया था, वो उद्धव ठाकरे को चढ़ा रहा था। बेस्ट चीफ मिनिस्टर, बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर, इनसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री है नहीं। और वो फूलकर कुप्पा होते जा रहे थे कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे तो कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है। मेरे शिव सैनिक जो नेता, मंत्री, विधायक कह रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो नई राजनीति कर रहा हूँ, इनके लिए कर रहा हूँ, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। दरअसल समझ में उद्धव ठाकरे को नहीं आ रहा कि इस पूरे जो उपक्रम है, उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे और शिवसेना का होगा। उनको जिस तरह से आप देखिए, कोरोना के ही मैनेजमेंट को ले लीजिए, उस इतने बड़े मिसमैनेजमेंट को बेस्ट मैनेजमेंट साबित करने की कोशिश की गई लेफ्ट लिबरल बिरादरी के द्वारा। और उसका नतीजा ये है कि जो लोगों में नाराजगी है, अभी अभी तो चुनाव आने हैं, अभी लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे। ये चुनाव जब होंगे, उनके नतीजे आएंगे, तो अंदाजा लगेगा उद्धव ठाकरे को कि वो कहाँ खड़े हैं और उन्होंने कितना बड़ा नुकसान शिवसेना का कर दिया है। तो ये सबसे खतरनाक राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में, किसी भी क्षेत्र में हो आप, ये जो आपके प्रशंसकों की, झूठे प्रशंसकों की फौज होती है, उससे ज्यादा नुकसान आपको कोई नहीं पहुंचा सकता। और उद्धव ठाकरे के साथ वही हो रहा है। अब इसके बाद आपने अभी उल्लेख किया बीएमसी का, बृहन-मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। उसके चुनाव आज की जो स्थिति है, तो निश्चित रूप से उद्धव गुट की जो शिवसेना है, उसका तो तिया-पाचा होना निश्चित है। और पहले भी हमने एक सर्वे कराया था जयपुर डायलॉग्स की ओर से, तो उसमें ही बीजेपी के अकेले क्लियर मेजॉरिटी आते दिख रही थी। और अब जो स्थिति बनी है, उसमें तो मुझे लगता है कि अब किसी प्रकार का संदेह ही नहीं रह जाएगा। उनको जो है अब राज ठाकरे से भी कोई
अलायंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये जो शिंदे ग्रुप है, इसके जो बॉम्बे के लोग हैं वो थोड़ा बहुत कर देंगे, तो पूरी तरह से बीजेपी का बोर्ड बन जाएगा। उसके बाद फिर शिवसेना का जो आधार है वो मुंबई है। जब मुंबई में आधार खिसक जाएगा, जहां जिस मुंबई में उन्होंने 1990 से बीएमसी के ऊपर कब्जा किया हुआ है, फिर क्या होगा? बीएमसी तो शिवसेना के लिए ब्रेड एंड बटर है। उसका सब कुछ, फंडिंग से लेके सब कुछ, राजनीतिक ताकत सब वहीं से आती है। समस्या क्या है कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे एक चीज समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ नहीं पाए, या जानबूझकर समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो ये कि 2009 से महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव आ रहा है। 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिवसेना से 1 सीट ज्यादा मिली थी। उसके बाद से लगातार बीजेपी आगे जा रही। 2014 में अलायंस तोड़ दिया उन्होंने, आखिरी मिनट पर टूटा। 2 दिन पहले नॉमिनेशन के आखिरी तारीख से 2 दिन पहले बीजेपी अकेले लड़ी, 122 सीटें आई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। उस स्टेट में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी जिसमें हमेशा से, जब से बीजेपी जनसंघ है, वहां चौथे नंबर की पार्टी थी। वो चौथे नंबर की पार्टी एक चुनाव में पहले नंबर की बन गई, और उसके बाद अलायंस में लड़े 2019 में, उससे लगभग 100 सीटें कम लड़े, तब भी 106 सीटें आई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी रही। तो ये जो ताकत है बीजेपी की, कि शिवसेना की नंबर 2 से नंबर 1 हो गई, पूरे प्रदेश में नंबर 1 हो गई, इस बात को, इस सच्चाई को शिवसेना एक्सेप्ट नहीं कर पाई। उद्धव ठाकरे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उसी का नतीजा है कि एक झूठा प्रचार करवाया उन्होंने शिवसैनिकों को प्रभावित करने के लिए, कि बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। अब वो जो विधायक बागी हुए हैं वही कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे थे संजय राउत, ऐसा कोई वादा नहीं किया था नहीं किया था, इस बात को छोड़ दें। चुनाव प्रचार के दौरान जो कुछ सार्वजनिक रूप से हुआ था, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। सार्वजनिक रूप में हर सभा में, हर जगह पर देवेंद्र फडणवीस युति के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, ये बार बार कहा जा रहा था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष, सब लोग ये बात बोल रहे थे। ऐसे में इसके बाद ये कहना कि हमको वादा किया था मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आप कैसे ये दावा कर रहे हैं? 106 सीट वाली पार्टी का डिप्टी सीएम बनेगा और 56 सीट वाली पार्टी का सीएम बनेगा। मतलब ये कौन से तर्क की बात है? ये कौन से न्याय की बात है? किस तरह का सत्ता का बंटवारा है जो इतना आर्टिफिशियल लगे, इतना जो अप्राकृतिक लगे, उसको कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? तो उनको मुख्यमंत्री बनना था, ये जुनून था, और मुझे लगता है इसमें उनके परिवार की बहुत बड़ी भूमिका थी। जी हाँ। परिवार ने उनको गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया, और उस परिवार की जो कोठरी है, उसी ने उनको अपने कैडर से काट दिया। आज इसी का नतीजा है कि 39-40 विधायक गुवाहाटी में बैठे हैं, बात करने को तैयार नहीं है, आपसे मिलने को तैयार नहीं। आप सब तरह के प्रलोभन दे चुके। आप एकनाथ शिंदे को कह रहे हैं कि आओ मुख्यमंत्री बना देंगे, आओ तुमको हम शिवसेना प्रमुख बना देंगे, वो फिर भी आने को तैयार नहीं। एकनाथ शिंदे को पता है कि बगावत के बाद उनके मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं है। बीजेपी के साथ सरकार बनाए न बनाए, उनके मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं है। उद्धव ठाकरे बनाने के लिए तैयार है। फिर अपनी पत्नी से फोन करवा रहे हैं, फिर अपनी पत्नी से जो विधायक हैं उनकी पत्नियों को फोन करवा रहे हैं। ये दयनीय स्थिति शिवसेना प्रमुख की कभी हो जाएगी, मुझे नहीं लगता किसी शिवसैनिक ने इसकी कल्पना भी की हो। इसके बावजूद समझ में नहीं आ रहा है। और समस्या क्या है? समस्या यह है, उद्धव ठाकरे ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि समस्या क्या है और समाधान क्या है। समस्या को समझने के लिए पहले आपको उसका निदान, अगर उसका हल खोजना चाहते हैं, तो पहले समस्या की पहचान करनी पड़ेगी। तो उन्होंने जो समस्या की पहचान की, जो उनकी डायग्नोसिस है, वो डायग्नोसिस ही गलत है, इसलिए उसका इलाज भी गलत हो रहा है। उनकी डायग्नोसिस के हिसाब से समस्या उनके लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है।
और समाधान कौन है? शरद पवार और कांग्रेस पार्टी है। अब ये बिल्कुल उल्टा है, उनकी दरअसल समस्या ही शरद पवार और कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी ही समाधान है। लेकिन अगर अगर कोई समझने को ही तैयार ना हो, अगर कोई सच्चाई मानने को तैयार ना हो, सूरज उगा हो, कोई कहे रात है, तो आप उसको नहीं समझा सकते, उसको नहीं बता सकते और बताने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए शायद। क्योंकि वो उसने तय कर लिया है कि जो उसने सोच लिया है उसके लिए वही सही है। यही हाल है इस समय उद्धव ठाकरे का। उनको अपने लाभ हानि का, हित अहित का की समझ उनकी खत्म हो चुकी है। ये धमकी देना, एक बार आप मना रहे हैं, एक बार धमकी दे रहे हैं, पार्टी से निकाल देंगे, एक तरफ बुला रहे हैं कि आ जाओ, परिवार का हिस्सा हो, सब मिल जाएंगे, जो कहोगे मान लेंगे, आप अगर कहेंगे तो हम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से निकलने पर भी विचार कर सकते हैं, दूसरी तरफ उनके डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस भेज रहे हैं। तो भाई आप चाहते क्या है? आप तय तो कीजिए कि आपकी लाइन क्या है। या तो आप लड़ना चाहते हैं या समझौता करना चाहते हैं। समझौते की भाषा अलग होगी, लड़ाई की भाषा अलग होगी। जो संजय राउत से आप बुलवा रहे हैं, वो न समझौते की भाषा है, न लड़ाई की भाषा है, वो सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या की भाषा है। जो बात आप बोल रहे हैं, जो शिव सैनिक के मन में थोड़ा शंका होगी एक नाथ शिंदे और उनके साथियों को लेकर, वो भी खत्म हो जाएगी संजय राउत को सुनकर। तो संजय राउत को मुंबई में चल रहा है, संजय राउत जितनी बार बोलते हैं, उतनी बार कुछ विधायक टूट जाते हैं। तो अब स्थिति को लोग कह रहे हैं कि ये भी हो सकती है कि शायद आदित्य ठाकरे के अलावा कोई ना बचे। कम से कम सुनील राउत मंत्रिमंडल में बच तो हो जाएंगे। ही गया। संजय राउत शिवसेना के भाई के है सारे सुनील राउत, मंत्री वो चले बच गए, जाएंगे। केवल आदित्य ठाकरे बचे हैं। जी हाँ, नहीं ये कहा जा रहा कि सुनील राउत जो हैं, जो उनके भाई हैं संजय राउत के, वो भी रह जाएँगे, तो 2 लोग रह जाएँगे। हाँ, अच्छा हाँ, एक बात और जो है, जो बड़ी ज़ोर-शोर से कही जा रही थी, जिस समय ये संकट आरंभ हुआ था, शिवसेना के सामने, उद्धव ठाकरे के सामने और एकनाथ शिंदे इस प्रकार से चले गए थे। तो य कुछ लोगों ने इसको एक मास्टर स्ट्रोक बताया और ये कहा कि ये तो वस्तुतः उद्धव ठाकरे की स्वयं की चाल है, क्योंकि वे जो हैं वो कांग्रेस और एनसीपी का पल्ला छोड़ के और वापस बीजेपी के पास जाना चाहते हैं, उसलिए इन्होंने इस प्रकार से किया कि जिससे लोगों के मन में कोई शंका ना रहे और ये दिखाया जाए कि हमें मजबूरी में बीजेपी के पास जाना पड़ा। वो वो कहावत है ना, रपट पड़े पड़े तो हर गंगे। तो गिर गए हैं, तो उसको जस्टिफाई करना है, उसमें से अच्छा निकालना है कि नहीं नहीं हमने गलती। ये मतलब, ये बात कहने का मतलब ही ये है कि आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहते। आपने गलत कदम उठाया 2.5 साल पहले, ये आप स्वीकार नहीं करना चाहते। तो आपने ये क्यों किया? भाई बीजेपी के साथ जाना है तो कौन रोक रहा है? आज घोषणा कीजिए, बीजेपी से बात कीजिए, कहिए कि हम सरकार बनाने को तैयार हैं आपके साथ। कोई रोकने वाला तो है नहीं। शरद पवार कांग्रेस तो नहीं रोक लेंगे। नंबर आपके साथ है, आप और बीजेपी मिल जाए, मेजॉरिटी होती है। ऐसा भी नहीं है किसी पर डिपेंडेंट है, किसी तीसरे पर। तो बात कुल मिलाकर ये है कि ये सब जो है, जिसको शेयर मार्केट की भाषा में कहते हैं ना कि अपना नुकसान कम करना, उसके लिए इस तरह की बातें चलाई जाती हैं। ये हम ही ने करवाया, आपने करवाया तो आप उनकी, तो आप तो मोर्चरी में भेज रहे हैं उनको, तो मोर्चरी मोर्चरी में भेज के सरकार बनाएंगे। तो बात ये है कि आपको, और आप सार्वजनिक रूप से बोल भी रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं। तो हाँ, दोनों दोनों उन्होंने हमारे बातें परिवार परस्पर का विरो अपमान किया है। हाँ, परिवार का अपमान किया। अब जो हो रहा है शायद उनका सम्मान हो रहा है। तो ये जिसको मान अपमान की जो सहज बुद्धि होती है, कॉमन सेंस होती है, वो खत्म हो जाए, वही इस तरह की बातें कर सकता है जिस तरह से उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। मुझे तो बल्कि कई बार ऐसा लगा आरंभ में कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो अ, थोड़ा-सा इस बात पर, एकनाथ शिंदे की बात पर कुछ सोच भी रहे हैं, लेकिन बाद में संजय राउत और आदित्य ठाकरे वगैरह, जिनको आप वो कोठरी बता रहे हैं, जिसमें मुझे जानकारी है कि उनकी पत्नी का भी बड़ा पात्र रहता है उसमें, बड़ा रोल रहता है। तो उन्होंने लेकर और अब इसको ऐसी स्थिति में ला दिया है कि
जब मॉर्चरी और पोस्टमार्टम की बात हो गई तो अब किसी भी प्रकार का कोई युति अब तो संभव रह नहीं जाती, कोई किसी प्रकार का समझौता अब तो लगता नहीं कि हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और आज उनके प्रवक्ता ने, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है कौन बोल रहा था, उन्होंने जो बात कही ये नोटिस भेजने के बाद 16 विधायकों को, कि वो जो है उनकी मेंबरशिप चली जाएगी, उनको मर्ज करना पड़ेगा किसी पार्टी। तो ये इस बात का संकेत है कि उद्धव ठाकरे पार्टी बचाने के लिए अब ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे का गुट बीजेपी में मर्ज कर जाए, विलय हो जाए उसका। तो विलय हो जाएगा तो फिर भी शिवसेना हमारे पास रहेगी, शिवसेना बची रहेगी। अब सवाल सरकार बचाने का तो है ही नहीं, सरकार तो जा चुकी है, वो उसकी औपचारिक घोषणा जब भी हो जाए। बात यह है कि शिवसेना बचेगी कि नहीं उद्धव ठाकरे के पास, लड़ाई उसकी हो रही। ये जो एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम किसी पार्टी में मर्जर करने नहीं जा रहे, हम शिवसेना बाल ठाकरे हैं। अब उस पर विवाद शुरू हो गया कि अपने बाप का नाम लो, हमारे बाप का क्यों। और इस तरह की घटिया बातों से आप जो है राजनीति में अपना कदम नहीं बढ़ा सकते। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एकनाथ शिंदे का लक्ष्य है शिवसेना को हासिल करना, अपने को असली शिवसेना घोषित करना। और वो लड़ाई न तो सड़क पर होगी, न विधानसभा में होगी, वो लड़ाई इलेक्शन कमीशन में होगी। अब जब स्प्लिट का मुद्दा आएगा इलेक्शन कमीशन के सामने, तो कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं किसके साथ, फिर कितने जिला अध्यक्ष हैं किसके साथ, कितने जो है तहसील अध्यक्ष हैं, बाकी पदाधिकारी हैं, इससे तय हो। तो एक बात तो दिखाई दे रही कि इस विवाद में शिवसेना का सिंबल फ्रीज हो जाए, वो सिंबल तो शायद किसी को नहीं मिलेगा। और इस विवाद में दो गुट तो शिवसेना के बनने तय नजर आ रहे हैं, अगर एकनाथ शिंदे कदम पीछे ना हटा। उनका मकसद सिर्फ सरकार गिराना होता तो अब तक वो 2/3 हो चुके हैं बीजेपी में, मर्ज कर जाते, कोई समस्या नहीं थी उनके लिए। लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ सरकार गिराना नहीं था। इस महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से जो उन्होंने कहा कि इस अजगर से मुक्ति पाना है, तो इस अजगर से मुक्ति तो उनको मिल गई है। जैसे ही उनके साथ 37-38 विधायक हुए, 2/3 हुए, उनको इस अजगर से मुक्ति मिल गई। अब वो शायद दूसरे अजगर से मुक्ति चाहते हैं और शिवसेना पर कब्जा करना चाहते हैं। जी हाँ, और इसमें बड़ी अजीब-अजीब बातें जो है, जिस तरह से देखा है कि ये जैसे भी जब भी ये इस प्रकार के प्रकरण होते हैं, तो जिनके पास संख्या बल कम होता है, वो फिर इस तरह के सहारे लेते हैं, इस तरह के कार्यक्रमों के। जैसे कि डिप्टी स्पीकर को वो भेज रहे हैं, जबकि विधानसभा सत्र में नहीं है, किसी तरह का व्हिप लागू नहीं है। शेड्यूल 10 जो है वो पूरी की पूरी तरह लागू होता है लेजिस्लेटिव बिजनेस के ऊपर। इसके हम पहले जो है वो उदाहरण भी देख चुके हैं, जो कोर्ट्स ने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ये विधानसभा जब सत्र में होती है तभी लागू होता है, जैसा कर्नाटक में हुआ था। उसके बाद भी जिसके पास संख्या बल था वही अंततः विजयी रहा और उस सरकार को छोड़ना पड़ा था, आपको ध्यान होगा। और उस समय तो विधानसभा सत्र चल रहा था और व्हिप इत्यादि जारी थे, फिर भी जिसके पास संख्या बल था कोर्ट ने उसको मान्यता दी। अब यहाँ तो विधानसभा सत्र भी नहीं चल रहा है, आप पार्टी की मीटिंग करते हैं, वो पता नहीं होती भी है कि नहीं होती है, और उसमें कहते हैं आपने पार्टी की मीटिंग नहीं अटेंड की इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं। तो ये भी एक पूरी तरह से अपरिपक्वता का, हाथ पैर मारने का। वैसे आप जो बात कर रहे हैं सही है कि अब जो है उद्धव इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी तरह से पार्टी बची रहे, सरकार तो शायद चली गई। नहीं, बिल्कुल। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि पत्नी को छोड़ना है तो कहा कि साग में हल्दी क्यों नहीं डाली। अब साग में हल्दी पड़ती नहीं है, सबको मालूम है। तो वो एक बहाना है। जिस तरह की बातें कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और उनका गुट, वो बहाना है कि कैसे अब पार्टी को बचाया जाए। व्हिप सबको मालूम है, कोई भी जो भी थोड़ी बहुत संसदीय परंपराओं की जानकारी रखता है कि व्हिप केवल सदन के अंदर लागू होता है। इसीलिए राज्यसभा के चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप का असर नहीं होता। अगर आप व्हिप जारी भी कर दिया है, उसका उल्लंघन होता है, तो आपकी सदस्यता नहीं जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की 2 रूलिंग है।
तो इसलिए इस व्हिप का तो कोई मतलब भी नहीं है और इसके आधार पर कार्रवाई का तो और मतलब नहीं। एक और चीज है, मैं कंफर्म नहीं हूं, आपको अगर जानकारी हो कि सुप्रीम कोर्ट का शायद कोई ऐसा नियम भी है कि सदस्यता रद्द करने संबंधी जो फैसला है वो स्पीकर ही ले सकता है, डिप्टी स्पीकर नहीं ले सकता। दूसरा, जो तो स्पीकर का तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि स्पीकर का चुनाव इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ये जो है सीक्रेट वोटिंग से कराना नहीं चाहते। हाँ हाँ, 1.5 साल से नहीं हो पा रहा, जब से नाना पटोले ने इस्तीफा दिया है तब से नहीं हो पा रहा। तो ये तो मतलब ये सरकार कैसे चल रही है, यही बड़े आश्चर्य की बात है। दूसरा मैं कह रहा था कि ये भी है कि अगर जो अभी अब 2 इंडिपेंडेंट एमएलए ने नोटिस दिया और वो इस टेक्निकल आधार पर खारिज कर दिया कि भाई कोई प्रेजेंट नहीं हुआ, आकर नहीं दिया व्यक्तिगत रूप से, और जो ईमेल है वो किसी का पता नहीं किसका रैंडम ईमेल है। अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो भी पीठासीन अधिकारी है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस आ जाता है तो उस पर फैसला हुए बिना वो और किसी मुद्दे पर फैसला नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। तो इसलिए जो है आपके पास वो जो टेक्निकल आप सहारा ढूंढ रहे हैं वहां बचने का, वो भी बचाव का कोई रास्ता है नहीं। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो आप हिंसा पर उतर आए, मारपीट पर, जो विधायक गुवाहाटी में उनके दफ्तर पर हमला, इस उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ करने का मामला। आज भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री और डीजीपी को कि इनके परिवार को, इनके लोगों को जो है सुरक्षा मुहैया की जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीआरपीएफ की सुरक्षा दे दी है। ये सब बातें आपकी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, पब्लिक परसेप्शन आपके खिलाफ जा रहा है। अब ये बात आप समझने को ही तैयार नहीं है, आप अपनी ही धुन में है। वो आदित्य ठाकरे जिस तरह से बोल रहा है, लग रहा है कि विश्व विजय करके आया है। मतलब जो 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 उसका कॉन्फिडेंस है कहां से आ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा अपमान जो है कि अपने, अगर एनसीपी कांग्रेस सपोर्ट विड्रॉ कर लेती तो समझ में आता। और खुद उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी मेरे साथ खड़ी है लेकिन शिवसैनिक नहीं खड़े हैं। तो भाई इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए शरद पवार और सोनिया गांधी तो जिम्मेदार है नहीं, आप ही हैं। आपके लोग अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो समझिए तो कि मामला क्या है, लेकिन समझने को ही तैयार नहीं। एक अंतिम प्रश्न, इस पूरे घटनाक्रम में संजय राउत की कितने प्रतिशत उत्तरदायित्व बनता है? संजय राउत का तो 100% उत्तरदायित्व बनता है। अगर उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो नेता हैं तो उनका उत्तरदायित्व तो है ही। बाकी संजय राउत जो है, ऐसे दोस्त हों जिसके, उसको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। तो संजय राउत जो कर रहे हैं वो रोज उद्धव ठाकरे का नुकसान कर रहे हैं। इन 40 विधायकों ने जो किया है उससे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे का संजय राउत कर रहे हैं। क्योंकि जो आम वोटर है उसको तो मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मंत्री नहीं बनना है, विधायक सांसद नहीं बनना है। वो देख रहा है कि किस तरह की भाषा अपने लोगों के बारे में बोल रहे हैं, जिनके साथ कल जो है गले मिलकर चलते थे, उनके बारे में किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, केवल इसलिए कि वो उनका साथ देने को तैयार नहीं। तो संजय राउत जो है वो, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी लायबिलिटी बन गए हैं शिवसेना के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए। क्योंकि शिवसेना के अंदर भी परसेप्शन ये है कि शरद पवार के पास उद्धव ठाकरे को ले जाने वाले संजय राउत ही हैं। अब ये सही हो गलत हो पता नहीं, मतलब ऐसा पूरी तरह से तो नहीं हो सकता, उद्धव ठाकरे जाना चाहते थे तभी गए, लेकिन एक पब्लिक परसेप्शन होता है, उसका जरूरी नहीं है कि सच्चाई से सीधे लेना देना हो। पब्लिक परसेप्शन ये बन गया है कि सारा शिवसेना का खेल बिगाड़ा है संजय राउत। जी हाँ, और उदय सामंत के साथ जो कल मीटिंग में थे और उनके साथ 3 और एमएलए चले गए हैं, तो अब मुझे लगता है जैसा आप कह रहे थे कि कुछ दिनों में खाली आदित्य ठाकरे और वो क्या नाम है सुनील राउत, वही बच जाएंगे। तो इसी के साथ आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
और दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा बहुत आपसे बात करके। धन्यवाद। आप जयपुर डायलॉग्स पर आते हैं, हमारे दर्शक जो हैं बड़े प्रफुल्लित होते हैं और उत्साहित होते हैं। एक बार दर्शकों का भी धन्यवाद करते हुए चर्चा को यहीं विराम देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।